दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार कक्षा 12 का जो बायोलॉजी का पेपर है वो 29 तारीख को है। तो दोस्तों, उसी के क्रम में हम लोग आज बायो का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और उम्मीद है ये मॉडल पेपर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा आपके बायो के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो चलिए आज का इस मॉडल पेपर को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर को जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देता है। जो आपके सामने यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है, इनको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन दिया हुआ है पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी और परागण। तो दोस्तों, जो नर जनन अंग होता है पुष्पों में वो होता है पुमंग, यानी पुमंग इसका नर जनन अंग होता है, तो इसका उत्तर होगा पुमंग। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों, मनुष्य में जो संतान का लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, क्योंकि पिता का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो X और Y होता है। दोस्तों, माँ का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो तो XX होता है, दोनों X होते हैं, और पिता में भी एक X होता है, लेकिन पिता में जो Y गुणसूत्र होता है इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की, क्योंकि यदि Y गुणसूत्र माँ के X गुणसूत्र के साथ निषेचन कर लेगा तब तो लड़का होगा, और अगर X करेगा तो लड़की होगी। तो इस तरह से, क्योंकि Y गुणसूत्र केवल पुरुषों में होता है, इसीलिए पिता के लिंग गुणसूत्र ही बच्चे का लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे X और Y, और ये उसकी पत्नी का हो गया, तो जब X गुणसूत्र X से मिलेगा तो लड़की होगा, लेकिन जब X गुणसूत्र और ये एक मिनट, ये X फीमेल, ये मादा का है, ये नर का है, तो जब X गुणसूत्र मादा के X से मिलता है तो लड़की होती है। इसी तरह से जब ये X और ये X मिलेंगे तो XX यानी ये भी लड़की होंगी, लेकिन यदि ये Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तब जाकर के लड़का होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो लड़का होने की पॉसिबिलिटी तभी हो पाएगी जब नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है। तो ये क्योंकि Y गुणसूत्र केवल पुरुषों में होता है, तो इसीलिए पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा ही बच्चे का लिंग का निर्धारण हो पाएगा। तो इसका उत्तर होगा चौथा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, और एक थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इन दोनों में। तो इसका असली उत्तर होगा इन दोनों में, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम लोग चिकित्सा में भी करते हैं और कृषि में भी करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को जानते हैं कि निम्न में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। तप्त स्थल का मतलब होता है हॉट स्पॉट। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। दोस्तों, भारत के नक्शे में जब हम देखेंगे तो ये ऐसा कुछ भारत का नक्शा, तो जो इधर वाला जो हिस्सा है जो अरब सागर की तरफ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और यही बायोडाइवर्सिटी जो है पश्चिमी घाट पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट या तप्त स्थल है। तो दोस्तों, ये सारे तो बहुविकल्पी प्रश्न हुए। अब आगे बढ़ते हैं और बहुविकल्पी के बाद जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपके सामने दिया हुआ है। जैसे कह रहा है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो दोस्तों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में केवल कितने गुणसूत्र होते हैं इसकी संख्या को बता देना है। तो इनकी संख्या को हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे चलिए हम आगे बताते हैं। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो एक ऐसा आनुवंशिक रोग होता है जिस व्यक्ति में ये रोग उत्पन्न हो जाता है उस व्यक्ति में जो टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 47 हो जाती है। यानी उसके जो 44 ऑटोसोमल गुणसूत्र होते हैं, उसके अलावा जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें X और Y
इतने गुणसूत्र आ जाते हैं। तो इस तरह से उसके जो टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र होते हैं वो 47 हो जाते हैं। और इस वजह से इस व्यक्ति में नर और मादा दोनों के गुण मिक्स हो जाते हैं। कुछ गुण इसके अंदर मादाओं के होते हैं और कुछ गुण इसके अंदर नर के होते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में टोटल गुणसूत्रों की संख्या होगी 47। इसी तरह से जो टर्नर सिंड्रोम होता है, तो टर्नर सिंड्रोम भी एक आनुवंशिक रोग होता है और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 45 होती है, यानी 44 उसके ऑटोसोमल और एक्स गुणसूत्र केवल अकेला एक होता है। दोस्तों इस आनुवंशिक रोग में टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र तो 45 होते हैं और ये एक मादा होती है यानी महिला होती है, क्योंकि इसके पास केवल एक ही गुणसूत्र होता है और इस वजह से इसके अंदर पूरे के पूरे फीमेल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र और टर्नर सिंड्रोम में कुल 45 गुणसूत्र होते हैं। चलिए, इसी तरह से अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अब जानते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, पहला अति लघु तो हो गया है। अब दूसरा, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, कोशिकाओं में जनरली दो प्रकार का विभाजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस, यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कह रहा है कि नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। शुक्राणु मतलब नर युग्मक का निर्माण करती है। और किसी भी जीव में जब नर युग्मक का निर्माण हो रहा होता है तो उस निर्माण की प्रक्रिया में उसमें जो कोशिका का जो विभाजन होता है वो होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री यानी मियोसिस। तो इसका उत्तर होगा कि नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। चलिए, अब जानते हैं 2 का ग। कह रहा है कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? दोस्तों, परागकण मात्र कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विभाजन करके परागकणों का निर्माण करती हैं, जिसके अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। तो परागकण मात्र कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो गुणसूत्रों की संख्या होती है द्विगुणित। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? द्विगुणित, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी 2n होती है। ये अगर कोई भी जीव होगा तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र होंगे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कोई पौधा है जिसके अंदर 46 गुणसूत्र हैं, तो ये इसका द्विगुणित रूप है। और जब इससे परागकणों का निर्माण होता है तो परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया में जो परागकण बनते हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं यानी अगुणित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे परागकण मात्र कोशिकाओं में पूछा है तो इसका उत्तर होगा कि परागकण मात्र कोशिकाओं में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। चलिए, अब जानते हैं 2 का घ। क्वेश्चन दिया हुआ है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। उस एंजाइम का नाम बताइए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जो प्रतिबंध एंजाइम यानी न्यूक्लियस एंजाइम, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ देते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रतिबंध एंजाइम। ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये केवल 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो बस हमको इतना बता देना है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो इसका उत्तर होगा प्रतिबंध एंजाइम। इसी तरह से 2 का अंगा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? दोस्तों, जो समष्टि होती है उसमें कई प्रकार के पिरामिड बनते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, तो हमको ये बता देना है कि जो समष्टि होता है उसमें कुल 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं। 3 प्रकार के पिरामिड का निर्माण होता है, जिसमें से पहला होता है जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड। दूसरा होता है संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड।
और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड। पहला है जीव भार का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ बायोमास, दूसरा है संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से समष्टि में ये 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं। जीव भार का पिरामिड में जो उस पूरे समुदाय में जो भी जीव भार होता है यानी बायोमास होता है उसका पिरामिड बनता है, और ये जो पिरामिड होता है जीव भार वाला वो उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बन सकता है। इसी प्रकार से किसी पारितंत्र में जितने भी नंबर ऑफ लिविंग बींग्स होते हैं यानी उनकी संख्या का अगर पिरामिड बनाया जाए तो उसको संख्या का पिरामिड कहते हैं, और ये भी 2 प्रकार का हो सकता है, ये भी उल्टा या सीधा हो सकता है। लेकिन किसी भी पारितंत्र में जो ऊर्जा का जो ट्रांसफर हो रहा है एक लिविंग बींग से दूसरे लिविंग बींग की तरफ, तो उसको ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं, और ये ऊर्जा का पिरामिड केवल सीधा बनता है। तो चलिए अति लघु त्रिप्रश्न के बाद अब जानते हैं लघु त्रिप्रश्न का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों पक्षियों में जो लिंग का निर्धारण होता है वो उनके गुणसूत्रों के द्वारा होता है। पक्षियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो नर में अलग होते हैं, मादा में अलग होते हैं। अगर नर की बात की जाए तो पक्षियों में जो नर होते हैं वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है WZ और ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण होता है पक्षियों के अंदर। चलिए इसको जानते हैं कि कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसे अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य में जो नर होता है उसके अंदर XY गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र, और जो मादा होती है वो XX गुणसूत्र होते हैं। यानी मनुष्य में नर जो होता है वो विषम युग्मकी होता है और मादा जो होती है वो सम युग्मकी होती है, लेकिन पक्षियों में ये उल्टा होता है। पक्षियों में जो नर होता है वो सम युग्मकी होता है। तो ये जो ZZ है ये नर है, और ये जो WZ है ये मादा है, और मादा जो होती है वो विषम युग्मकी होती है। तो सबसे पहला काम तो ये जानना है कि मादा विषम युग्मकी होती है जिसमें गुणसूत्र WZ होते हैं, और जो नर होते हैं वो सम युग्मकी होते हैं, उसमें गुणसूत्र ZZ होते हैं। चलिए अब इनको जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए नर है जिसके अंदर गुणसूत्र होते हैं ZZ, और जो मादा होती है उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं WZ। अगर इनको क्रॉस किया जाए आपस में, ये जनक हैं, तो सबसे पहले इनमें युग्मक कौन से बनेंगे, युग्मक का निर्माण करके दिखाते हैं। तो क्योंकि इसके पास 2 अलग अलग गुणसूत्र हैं तो ये युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में अलग अलग हो जाते हैं, Z अलग हो गए, और ऐसे ही मादा में भी W अलग और ये Z अलग हो जाएंगे। इसके बाद से जब F1 पीढ़ी बनाएंगे, मेंडल के नियम जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक गुणसूत्र नर से, एक गुणसूत्र मादा से, तो ZW। इसी तरह से एक गुणसूत्र नर से, एक मादा से, तो ZZ। एक नर से, एक मादा से, ZW। एक नर से, एक मादा से, ZZ। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो ZW है ये मादा बनेगी, ये ZZ क्योंकि समयुग्मकी होते हैं तो ये नर बनेगा, ये मादा और ये नर। तो इस तरह से देखा जाए तो पक्षियों में जो लिंग का निर्धारण होता है वो इस प्रकार से होता है। इसमें नर जो होते हैं वो समयुग्मकी होते हैं, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, नर समयुग्मकी होते हैं, यानी इनमें युग्मकों की संख्या समान होती है, जैसे ZZ दिख रहा होगा। लेकिन मादा जो होती है वो विषम युग्मकी होती है, हेट्रोजाइगस होती है, जैसे यहाँ पे आपको WZ दिख रहा होगा। तो इस तरह से पक्षियों में लिंग का निर्धारण होता है। चलिए अब जानते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए लघु त्रिप्रश्न तीसरे का जो ख है वो प्रश्न ये कह रहा है कि वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यानी वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए का संरचना बताया था उसका केवल नामांकित चित्र बना देना है। तो चलिए आपको डीएनए का चित्र एग्जाम में अगर आएगा तो बनाना पड़ेगा, उसको हम चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए,
ये है डीएनए, ये डीएनए है। पहले तो आपको डीएनए का फिगर ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद से इसको नामांकित कर देना है। जैसे ये जो होता है ये बना होता है शुगर व फॉस्फेट की हेलिक्स, और ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेस पेयर हैं, यानी इनको नाइट्रोजन क्षार कहा जाता है। नाइट्रोजन क्षार, ये सारे नाइट्रोजन क्षार हैं। इस डीएनए की जो विड्थ होती है यानी चौड़ाई होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। और इसमें एक जो कुंडली होती है यानी एक जो इसका चक्कर होता है, उस एक चक्कर के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। और इस तरह से अगर हम दो बेस पेयर के बीच की दूरी को डिनोट करें तो ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से आपको डीएनए के संरचना को बना देना है, केवल नामांकित चित्र बना देना है, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है। उम्मीद है ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का ग। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा क्या है यानी इम्यूनिटी क्या है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जब बीमारियां होती हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी अंदरूनी शक्ति होती है जिनसे हम बीमारियों से लड़ने के लिए कैपेबल होते हैं। तो दोस्तों इसी को प्रतिरक्षा कहा जाता है, यानी कोई भी ऐसा इन्फेक्शन, कोई भी ऐसा संक्रमण जो हमको वातावरण से हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में जो अंदरूनी शक्ति होती है उन बीमारियों से लड़ने के लिए, उसी को प्रतिरक्षा कहा जाता है। जैसे यहां पे हम देखेंगे कि प्रतिरक्षा क्या होती है। प्रतिरक्षा हम सभी के शरीर पर वातावरण में उपस्थित अनेक प्रकार के, हम सभी के शरीर पर वातावरण में उपस्थित अनेक प्रकार के विषाणुओं, जीवाणुओं, कवक, परजीवी, प्रोटोजोआ तथा अन्य परजीवी जंतुओं का आक्रमण होता रहता है। यह सभी विभिन्न प्रकार की रोग उत्पन्न करते हैं। इन संक्रमण से बचने के लिए शरीर में अनेक रक्षात्मक साधनों का विकास हुआ है। यह सभी साधन हमारे शरीर का रक्षा तंत्र बनाते हैं। इनसे प्राप्त रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन करने वाला जीव या कोई भी पार्टिकल अगर हमारे शरीर में एंटर कर जाता है तो हमारे शरीर में ऐसी अंदरूनी शक्ति होती है जिससे वो उन बीमारियों से लड़ता है, उन इन्फेक्टिव मटेरियल से लड़ने की कोशिश करता है और हमको बीमारियों से बचाने की कोशिश करता है। तो उसी को हम लोग प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। चलिए इनको जानते हैं कि ये सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। दोस्तों सहज प्रतिरक्षा एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो जन्मजात जीवों के शरीर के अंदर विद्यमान होती है, यानी ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म के समय ही उसके बॉडी के अंदर होती है, वो जन्म के साथ उसको लेकर के पैदा होता है। तो ऐसी प्रतिरक्षा को सहज प्रतिरक्षा कहा जाता है। जैसे हमारे बॉडी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको जन्मजात मिली हैं, जैसे स्किन। सबसे बेटर तो हमारा स्किन है, जो हमको सीधे जो भी हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो हमारे शरीर में सीधे एंटर नहीं कर पाते हैं। जो हमारी स्किन है उनको रोकने का काम करती है। तो स्किन हमको नेचुरली मिली हुई है, जन्मजात मिली हुई है। इसी तरह से हमारे आंखों के आंसू जो होते हैं, हमारा पसीना जो होता है, हमारे आमाशय में जो HCl होता है, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको जन्मजात मिली हैं और हमको बीमारियों से बचाने की कोशिश करती हैं। तो इनको कहा जाता है सहज प्रतिरक्षा। दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। ये ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो जन्म के बाद हमारे शरीर में डेवलप करती है। जैसे हमको किसी बीमारी से बचना है तो हम उस बीमारी से बचने के लिए अपने शरीर में टीके को इंजेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो प्रतिरक्षा हमारे बॉडी में बाद में पैदा होती है उसको उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो कुल मिला करके बीमारियों से लड़ने की जो अंदरूनी शक्ति हमारे बॉडी में होती है उसी को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 का ग था। उम्मीद है आपको प्रतिरक्षा समझ में आया होगा, प्रतिरक्षा क्या है। चलिए अब जानते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम यहाँ पे इसको जूम कर देते हैं, आपको शायद दिखे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आर्किड पौधा
आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? दोस्तों, यदि आम के पौधे के ऊपर आर्किड का पौधा उग जाता है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? तो दोस्तों, इसका उत्तर ये होगा कि जब आम के पेड़ पर एक आर्किड का पौधा उगने लगता है तो इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया को सहभोजिता या परोपकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजिता या परोपकारिता। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है दो लिविंग बींग्स का जिसमें दोनों लिविंग बींग्स में से किसी एक लिविंग बींग को ही फायदा होता है और दूसरे को न तो फायदा होता है और न ही नुकसान होता है। यानी इसमें एक जो लिविंग बींग होता है, देखिए जैसे इसमें देखिए, एक लिविंग बींग प्लस में होता है यानी इसको फायदा हो रहा होता है, और दूसरा जो होता है वो न्यूट्रल होता है यानी उसको न तो फायदा हो रहा होता है और न ही नुकसान हो रहा होता है, हानि हो रही होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो पारस्परिक क्रिया होता है उसको सहभोजिता या परोपकारिता कहा जाता है। जैसे इसको हम उत्तर के माध्यम से जानने की कोशिश करें, इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया को सहभोजिता या परोपकारिता कहते हैं। इसमें आर्किड का पौधा और आम का पौधा एक साथ रहते हैं, परंतु आम के पौधे को इससे कोई फायदा नहीं होता है, जबकि आर्किड के पौधे को आम के पौधे के द्वारा आश्रय दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, जैसे इसको अगर हम फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए ये एक आम का पौधा है, ये एक आम का पौधा है। इस आम के पौधे पर इसकी किसी शाखा पर एक छोटा सा आर्किड का पौधा उग गया है, ये है आर्किड का पौधा। तो पूछ रहा है कि ये कौन सी पारस्परिक क्रिया कर रहे हैं? तो इसमें ये आर्किड का पौधा जो आम के पेड़ के ऊपर उगा हुआ है तो इसको तो फायदा हो रहा है, यानी ये प्लस में है, ये प्लस में है क्योंकि इसको रहने के लिए आश्रय मिल गया है और आसानी से उस आम के पेड़ के ऊपर रह पा रहा है वो। लेकिन इस आम के पेड़ को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, यानी ये न्यूट्रल है। तो इसी प्रकार के संबंध को कहा जाता है सहभोजिता या परोपकारिता। तो इसका उत्तर होगा सहभोजिता या परोपकारिता। चलिए अब जानते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड का अंग। कह रहा है कि एक स्थिरीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपने पारितंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पारितंत्र चैप्टर को। इसमें हम लोग को एक अपघटन चक्र को बताना है। अपघटन चक्र का मतलब होता है कि जो उस पारितंत्र में जो भी अपघटक होते हैं, अगर कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी पौधा या कोई भी जानवर यदि मर जाता है तो वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको सड़ा गला करके ख़त्म कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो चक्र बनता है उसे ही अपघटन चक्र कहा जाता है। जैसे इस चित्र के माध्यम से हम देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। जैसे किसी पारितंत्र में रहने वाला ये पेड़ एक प्रोड्यूसर है, यानी उत्पादक का काम कर रहा होगा। इसकी अगर पत्तियां टूट के गिरती हैं तो इसकी पत्तियों को छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लीच को दिखाया गया है, ये इसको डिकम्पोज कर रही है। जैसे यहाँ पे अर्थवॉर्म को भी दिखाया गया है, ये इसको डिकम्पोज कर रही है। या कभी कभी इन पत्तियों को कुछ फंजाई भी डिकम्पोज करते हैं, यानी उसको अपघटित करते हैं, और अपघटित करने के बाद इसको ह्यूमस बना करके मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अलावा कभी कभी यहाँ पे देखिए लिख भी रहा है कि लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। मतलब ये जो पत्तियाँ हैं ये कुछ फंजाई यानी कवक या बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज किया जा रहा है, यानी अपघटित किया जा रहा है। इस तरह से जब ये पत्तियाँ अपघटित हो जाती हैं तो ये मिट्टी में मिल करके ह्यूमस का फॉर्मेशन करती हैं, और फिर उस ह्यूमस में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको कोई दूसरा प्लांट या वही प्लांट फिर से मिट्टी में से इंटेक कर लेता है। तो ये जो चक्र यानी एक साइकिल के रूप में संरचना बन रही है, इसी को अपघटन चक्र कहा जाता है। इसके अलावा यदि ये पेड़ अगर ये डेड हो जाता है, मर जाता है, या इस जहाँ पे ये पारितंत्र में ये रह रहा होगा उस पारितंत्र में जो भी लिविंग बीइंग रहते होंगे वो अगर मर जाते होंगे, तो इसी तरह से ये अर्थवॉर्म, फंजाई, बैक्टीरिया ये उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस तरह से उसको डिकम्पोज करने के बाद उसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उसको वो मिट्टी में मिला देते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को, और फिर उसको सॉइल में से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इंटेक कर लेते हैं। तो इसे ही अपघटन चक्र कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं इसी तरह से एक
अगले क्वेश्चन को, यानी हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो थे, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 के, वो हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 4 का क्वेश्चन ये कह रहा है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच में 3 अंतर बताना है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों लघु बीजाणुधानी जैसा कि आप जानते हैं कि ये पौधों के फूल में होता है और ये नर भाग होता है, और जो गुरु बीजाणुधानी होती है ये भी फूलों में होता है और ये उसका मादा भाग होता है। तो चलिए लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लघु बीजाणुधानी व गुरु बीजाणुधानी में अंतर। तो सबसे पहले जानते हैं कि लघु बीजाणुधानी ये क्या होता है। तो लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है। लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है। जैसे कि इस चित्र में देखिए ये एक फूल का फिगर दिखाया गया है, ये इसका पुंकेसर है। तो जो लघु बीजाणुधानी होती है वो इस पुंकेसर के अंदर डेवलप करता है। ये इसका पुंकेसर है, इसी में डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो गुरु बीजाणुधानी होती है वो अंडक के अंडाशय में विकसित होती है। गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में विकसित होती है। जैसे कि इस चित्र में देखिए ये है अंडक इसका, ये इसका अंडक है। तो जो गुरु बीजाणुधानी होती है वो इसके अंडक में डेवलप करती है। तो ये पहला अंतर हुआ कि जो लघु बीजाणुधानी होती है वो पुंकेसर में डेवलप करता है, और जो गुरु बीजाणुधानी होती है वो उसके अंडक में ग्रो करती है या डेवलप करती है। चलिए अब जानते हैं अगला एक अंतर क्या होता है। लघु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर तथा टैपेटम से घिरा होता है। दोस्तों जैसे ये इसकी लघु बीजाणुधानी है, इसका जब फिगर हम देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसकी जो लघु बीजाणुधानी होती है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसकी जो लघु बीजाणुधानी होती है उसमें कई सारे लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स के नाम अगर हम लाइन से देखें तो इसकी सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस। इसकी जो दूसरी लेयर होती है यहाँ पे उसको कहते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। इसके बाद इसमें होती है मध्य परतें, मिडिल लेयर्स, मध्य परतें, और उसके अंतिम में होता है टैपेटम की लेयर, टैपेटम। तो जो लघु बीजाणुधानी होती है उसमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परतें और टैपेटम होता है, और लास्ट में इसके अंदर पोलन सैक या पोलन चैम्बर होता है। लेकिन जो गुरु बीजाणुधानी होती है, जैसे कि इस चित्र में आप देखिए ये गुरु बीजाणुधानी है, ये कई सारे इंटैगुमेंट्स यानी अध्यावरणों से घिरा होता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड चारों ओर से बाह्य तथा अंत अध्यावरण से घिरी रहती है। तो ये दूसरा अंतर हो गया कि जो लघु बीजाणुधानी होती है वो चारों ओर से एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परतें और टैपेटम से घिरा होता है। लेकिन जो गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड होता है वो चारों ओर से ढेर सारे अध्यावरण, जिसको इंटैगुमेंट्स कहते हैं, उससे घिरा होता है। जैसे कि इस चित्र में देखिए इंटैगुमेंट्स क्या होते हैं, ये देखिए ये इंटैगुमेंट्स हैं, ये कई सारे इंटैगुमेंट्स से घिरा होता है। तो ये हो गया इसका सेकंड अंतर, सेकंड डिफरेंस। चलिए अब जानते हैं एक और अंतर। अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य परागकण बनाते हैं। अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से जो अर्धसूत्री मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, उससे असंख्य परागकण बनते हैं। लेकिन एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, 1 गुरु बीजाणु क्रियाशील रहती है। ये हो गया इसका तीसरा अंतर कि अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बहुत ढेर सारे परागकण बनते हैं, लेकिन जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो एकमात्र से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। उसमें से भी 3 नष्ट हो जाती हैं और अंत में केवल 1 ही गुरु बीजाणु एक्टिव रहती है, क्रियाशील रहती है। इसी तरह से फोर्थ डिफरेंस है कि लघु बीजाणु परागकण परागकोश के स्फुटन से मुक्त हो जाते हैं। ये नर युग्मकोद्भिद होते हैं, इनमें नर युग्मक बनते हैं।
और गुरु बीजाणु वृद्धि करके भ्रूण कोश बनाते हैं। यह मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। इसमें मादा युग्मक अंडकोश का बनाता है। दोस्तों इस चौथे का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पराकण बनते हैं उसके अंदर जो नर युग्मक होते हैं ये इसमें से मुक्त हो जाते हैं और ये फीमेल के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। लेकिन बीजांड में जो बनता है, जो गुरु बीजाणु, वो इसी में रहता है और इसी के द्वारा इसके अंदर ही अंदर उसका निषेचन हो जाता है। तो ये जो थे ये डिफरेंस थे लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में। उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन में 3 डिफरेंस दिया था, हमने आपको 4 डिफरेंस बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को जानते हैं कि जो मॉडल पेपर है उसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ये है 4 का ख। अब हम इसको बात करते हैं। कह रहा है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। दोस्तों इसका उत्तर अभी हमने पीछे भी बताया है कि अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में नर और मादा दोनों में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। नर में जो गुणसूत्र होता है वो होता है X और Y, इसी तरह से मादा में जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है। ठीक है। अब इनके अगर हम युग्मक बनाएं तो X Y ये नर के युग्मक और X ये मादा के युग्मक। अब इनकी जब हम F1 पीढ़ी बनाएंगे यानी प्रथम पीढ़ी के जब संतानों का निर्माण करेंगे तो हम देखेंगे कि नर का अगर X गुणसूत्र मादा के X से मिलता है तो ये लड़की बनेगी। इसी तरह से नर का X मादा के दूसरे X से मिलता है तो ये भी लड़की। लेकिन मादा का X और नर का Y जब मिलता है तो ये बनते हैं नर या लड़के। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों लड़कियां यानी लड़की होंगी और ये दोनों ये लड़के होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे नर में X गुणसूत्र है और एक Y गुणसूत्र है, लेकिन मादा में दोनों के दोनों X गुणसूत्र हैं। तो अगर X गुणसूत्र नर का मादा के किसी भी X से मिलता है तो लड़की होने की संभावना 100% है। लेकिन यदि नर का Y गुणसूत्र इसके मादा के किसी भी X गुणसूत्र से मिल जाता है तो लड़का हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो नर के पास ही केवल Y गुणसूत्र होता है, मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है, केवल X गुणसूत्र होता है। तो जब नर के पास केवल Y गुणसूत्र होता है तो इसी के मिलने से लड़का पैदा होता है या नहीं मिलने से लड़की पैदा होती है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, ऐसा नहीं है। यदि नर का X गुणसूत्र मादा के X से मिलता है तो लड़की होती है, यानी दोनों का इसमें रोल है। और Y गुणसूत्र केवल नर के पास होता है, ये जब मिलेगा मादा के X गुणसूत्र से तो लड़का, और यदि नहीं मिलेगा X मिलेगा तो लड़की होगी। तो ये जो उत्तर है उसका उत्तर ये होगा कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं। तो ये क्वेश्चन, ये जो बात है ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों का बराबर रोल होता है। यहाँ तक कि नर का ज़्यादा रोल होता है क्योंकि उसके पास Y गुणसूत्र होता है। तो चलिए, उम्मीद है ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जानते हैं 4 का ग। एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम को बताना है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेंडल ने 3 नियम दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा जो है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या करने के लिए कह रहा है एक संकर क्रॉस के द्वारा एग्जाम्पल लेकर के। तो चलिए हम मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधों पर जो प्रयोग किए गए थे उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक लंबा पौधा ले लिया, मटर का लंबा पौधा, और एक मटर का हमने बौना पौधा ले लिया। लंबा पौधा और बौना पौधा, आपको पता है कि ये लंबा वाला जो गुण होता है ये प्रभावी होता है, और ये जो बौना होता है ये अप्रभावी होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। और ये जनक है, क्या है? जनक। चलिए, तो लंबा पौधा और बौना पौधा जो एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। तो जब इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो सबसे पहले तो इनके गैमेट्स यानी युग्मक क्या बनते हैं उसको देखते हैं।
तो लंबे का जो जीन होता है वो टी होता है और ये बौना वाला स्मॉल टी से शो किया जाता है। इसके युग्मक बनेंगे टी स्मॉल टी। अब जब इसकी F1 पीढ़ी को हम दिखाएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि ये टी जब इसे मिलता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो सारे पौधे हैं प्रथम पीढ़ी में पैदा होने वाले सारे के सारे पौधे लंबे होते हैं, सभी पौधे लंबे। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो लंबा प्रभावी का गुण है वो उसकी प्रथम पीढ़ी में भी दिखाई देता है, यानी सारे के सारे लंबे पौधे ही दिखाई देते हैं। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जब हम किन्हीं दो पौधों में आपस में संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है, जिसको हम लोगों ने एक संकर क्रॉस के एग्जाम्पल्स के द्वारा देखा कि यदि लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है जिसमें लंबा प्रभावी होता है और बौना अप्रभावी होता है तो प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे होते हैं। तो इस तरह से ये मेंडल के जो एक संकर क्रॉस का उदाहरण है और वो भी प्रभाविता का नियम उसको स्पष्ट करता है। चलिए अब आगे जानते हैं 4 का ग। क्वेश्चन है 4 का घ, डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया? इसकी व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है कि डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन और क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया? दोस्तों वाटसन और क्रिक ने जब डीएनए का रेप्लिकेशन देखा, यानी उसकी जब प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया देखी, तो उन्होंने ये देखा कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। इसी को सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है, यानी एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनते हैं तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि इसका एक हेलिक्स जो है ये एक डीएनए में और जो दूसरा हेलिक्स होता है वो दूसरे डीएनए में चला जाता है। तो इस तरह से यह डीएनए आधा इसमें संरक्षित रहता है, आधा हिस्सा इसमें संरक्षित रहता है। इसी को डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रूप कहा जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, डीएनए को एक ऐसे माध्यम में रख दिया जिसमें देखिए जिसमें नाइट्रोजन 15 था, नाइट्रोजन 15। इस डीएनए को ऐसे कल्चर मीडिया में रखा गया जिसमें नाइट्रोजन 15 था। नाइट्रोजन के ये दोनों जो हेलिक्स होते हैं वो नाइट्रोजन 14 से बने होते हैं। जैसे इस चित्र में हम देख पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन के दोनों जो हेलिक्स हैं ये नाइट्रोजन 14 के होते हैं। तो जब इनका रेप्लिकेशन होता है तो दोनों के दोनों जो हेलिक्स बनते हैं, ये भी नाइट्रोजन 14, ये भी नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14 के बनते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं इस प्रयोग में क्या किया गया था। इस डीएनए को जिसमें दोनों के दोनों जो नाइट्रोजन इसके जो हेलिक्स थे वो नाइट्रोजन 14 के थे, इसमें जब डाला गया, इसमें रखा गया तो ये पाया गया कि उसका एक हेलिक्स तो नाइट्रोजन 14 का था, लेकिन इसका जो दूसरा हेलिक्स था वो नाइट्रोजन 15 का हो गया, नाइट्रोजन 15 का हो गया। जब इसका रेप्लिकेशन हुआ तब क्या हुआ, तो हम ये देखते हैं इसका जब रेप्लिकेशन हुआ तो ये एक हेलिक्स अलग हुआ और इसका ये वाला जो हेलिक्स था ये अलग हो गया। अब इसमें जब नया इसका जब हेलिक्स बना तो ये देखा गया, अच्छा हाँ ये हो गया नाइट्रोजन 14, लेकिन ये जो हेलिक्स था ये नाइट्रोजन 15 का था, नाइट्रोजन 15। अब जब इन हेलिक्स के अगेंस्ट जब इसका दूसरा हेलिक्स बना तो ये देखा गया कि जो नया हेलिक्स बन रहा है
वो नाइट्रोजन 14 बन रहा है, इसके भी अगेंस्ट नाइट्रोजन 14 हेलिक्स बना और इसके अगेंस्ट भी नाइट्रोजन 14 का हेलिक्स बना, नया वाला। तो इस तरह से देखा गया प्रयोगों के द्वारा कि जो नया डीएनए का जो हेलिक्स बन रहा है वो नाइट्रोजन 14 का बन रहा है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि नाइट्रोजन 14 नया में बनता है और जब उस कल्चर मीडिया में रखा गया था तो वो नाइट्रोजन 15 का एक हेलिक्स हो गया था। तो और इसी को जब देखा गया, जब इसका जब रेप्लिकेशन करके देखा गया तो ये पाया गया कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इस डीएनए का, जिसमें एक हेलिक्स इसका नाइट्रोजन 14 का था, एक नाइट्रोजन 15 का था, तो एक हेलिक्स इसमें आया और दूसरा हेलिक्स नाइट्रोजन 15 वाला इसमें गया। और जब इसकी जब प्रतिकृति बनी, दूसरा जब बना इसका हेलिक्स, तो नया वाला नाइट्रोजन 14 इसमें भी, नाइट्रोजन 14 इसमें भी बना। तो ये देखा गया कि इस जो पेरेंट जो डीएनए था, उस पेरेंट डीएनए का एक हेलिक्स इस डीएनए में आया और एक हेलिक्स इस डीएनए में गया। तो इस तरह से देखा गया एक हेलिक्स के दोनों जो हेलिक्स थे अलग होकर के दो अलग अलग डीएनए में चले गए। इसी को डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रूप कहा जाता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा कि एक डीएनए से जब दो डीएनए बनते हैं तो उसके हेलिक्स, जो जनक डीएनए होता है, उसके दोनों हेलिक्स दोनों डीएनए में आधे आधे चले जाते हैं। इसी को अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव रूप कहा जाता है। चलिए, तो ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड यानी 4 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। चलिए, अब आगे आते हैं 5 का क्वेश्चन ये कह रहा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है, इसको व्याख्या नहीं करना है। तो चलिए इसका चित्र देख लेते हैं। आप एग्जाम में कैसा चित्र बनाएंगे? दोस्तों, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, ये फाइलम प्रोटोजोआ का एक मेंबर है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर होता है। और ये जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट देते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर जिसके अंदर ये मलेरिया परजीवी होते हैं, तो उस व्यक्ति को मलेरिया नामक रोग हो जाता है। जैसे कि चित्र में आप देख पा रहे होंगे, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। चलिए, इस चित्र को ही आपको एग्जाम में बना देना है। इसमें आपको क्या दिखाया जा रहा है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस चित्र में ये आधा हिस्सा मॉस्किटो होस्ट यानी जो प्लाज्मोडियम है उसके 2 होस्ट होते हैं। प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं, एक मादा एनाफिलीज मच्छर और दूसरा जो होस्ट होता है यानी दूसरा जो व्यक्ति या दूसरा जो जीव जिसके अंदर वो रहता है वो होता है मनुष्य। तो 2 जीवों के अंदर वो अपने पूरे लाइफ साइकिल को पूरा करता है। एक मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, और दूसरा मनुष्य। तो दोनों के जीवन में, दोनों के शरीर में प्रवेश करके अपने वो लाइफ को पूरा करता है। तो उसी को समझते हैं। ये जो दिखा रहा है इधर आधा हिस्सा, ये मॉस्किटो होस्ट दिखा रहा है, यानी मच्छर के अंदर जब रहता है तब क्या होता है। देखिए, अगर किसी पहले से किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ होता है तो उस व्यक्ति को, ये वो व्यक्ति है, उसको अगर कोई मच्छर काटता है मादा एनाफिलीज, तो ये जो मलेरिया परजीवी होते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कह रहे हैं, क्या नाम है इसका? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका नाम है। ये इसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विथ ब्लड मेल्स। जब वो मनुष्य को काटता है तो उसके खून में से गैमेटोसाइट्स उसकी बॉडी में चले जाते हैं। फिर कह रहा है कि मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइड्स एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सिलेब्री ग्लैंड्स। यानी जो स्पोरोजोइड होती है यही इन्फेक्टिव स्टेज होती है जो मनुष्य को इन्फेक्शन करती है, यानी मनुष्य को बीमार करती है। तो ये स्पोरोजोइड्स जो होते हैं उसके इंटेस्टाइन से होते हुए उसके सिलेब्री ग्लैंड्स में आ जाते हैं, उसके मुंह में चले जाते हैं। तो इतना काम तो मॉस्किटो के अंदर पूरा हो गया, मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम का। अब वो मच्छर अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट देती है, जैसे इस चित्र में देख पा रहे होंगे, स्वस्थ व्यक्ति को मच्छर काट रही है, तो जैसे ही ये मच्छर काटेगी तो ये जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो इसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इसके बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि पैरासाइट्स यानी स्पोरोजोइड्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड, उस मनुष्य के लीवर में पहुंच जाते हैं ब्लड के माध्यम से। उसके बाद से कह रहा है कि द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। कह रहा है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं
उसके लिवर सेल में और उसको बर्स्ट करके उसके ब्लड में चले जाते हैं, जैसे इन चित्रों में देख पा रहे होंगे। ये ह्यूमन होस्ट का दिखाया जा रहा है, यानी मनुष्य के अंदर क्या हो रहा है। फिर कह रहा है कि पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। जैसे उसके ब्लड में ये आते हैं तो उस व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है, उसको बुखार होने लगता है, उसके शरीर में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसको हम लोग मलेरिया कहते हैं। उसके बाद से देखिए ये मेल फीमेल अलग हो गए और फिर ये उसके ब्लड में रहते हैं, और जब कोई मादा एनाफिज मच्छर उसको दोबारा काटती है तो फिर वो उसके शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से वो जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, मॉस्किटो होस्ट में और दूसरा उसके ह्यूमन बींग्स में यानी मनुष्य के अंदर। तो जो मनुष्य में जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, जो हमको प्रभावित करती है, हमको बीमार करती है, वो स्पोरोजोइट्स अवस्था होती है। तो ये है मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। इसका केवल नामांकित चित्र बना देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि जीव विज्ञान, जैविकी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। यानी जैविकी यानी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। चलिए इस 5 के ख का उत्तर हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप एग्जाम में, अगर ये आता है क्वेश्चन तो। चलिए ये है इसका उत्तर। जीव विज्ञान के अध्ययन ने हमें निम्नलिखित तरीकों से संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में मदद की है। दोस्तों कह रहा है कि जीव विज्ञान के अध्ययन से संक्रामक रोगों से निपटने में हमको क्या सहायता मिली है, इस प्रश्न का उत्तर हमको देना है। तो जीव विज्ञान के अध्ययन ने हमें निम्नलिखित तरीकों से संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में मदद की है। जैसे पहला है टीकों और टीकाकरण कार्यक्रम का उपयोग जीव विज्ञान में प्रगति के कारण है। दोस्तों जीव विज्ञान के अध्ययन के द्वारा ही हमने टीकों को और टीकाकरण की प्रक्रिया को बना पाया है। तो एक तो पहला ये उपयोग हो गया कि हमने टीकों और टीकाकरण का उपयोग कर लिया है, बना लिया है। दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी नए और सुरक्षित टीके बनाने में मदद कर रही है। यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम नए और मनुष्यों के लिए और बाकी के जीव जंतुओं के लिए जो सुरक्षित टीके होते हैं, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए, उसको हम बना पा रहे हैं, उससे हमारी मदद हो पा रही है। इसी तरह से जो तीसरा है वो है एंटीबॉडी और विभिन्न अन्य दवाओं की खोज ने भी संक्रामक रोगों का इलाज करना संभव बना दिया है। यानी एंटीबॉडी और अनेक अन्य दवाइयाँ भी बना करके हम संक्रामक रोगों से अपने आप को बचा पा रहे हैं। इसी तरह से एक फोर्थ है एंटीबायोटिक दवाइयों का निर्माण। दोस्तों एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सूक्ष्म जीवों की हेल्प से ही बनाई जाती हैं, और उनका उपयोग अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस होता है तो उनको एंटीबायोटिक दवाइयाँ मार देती हैं और हमको वो बीमार होने से बच जाते हैं, हमको वो बीमारी नहीं होती है। तो इस तरह से जीव विज्ञान के अध्ययन से हम टीकों और टीकाकरण का निर्माण कर पाए हैं। उसके अलावा नए और सुरक्षित टीके बनाने में हमको मदद मिली है। इसी तरह से एंटीबॉडी और अनेक अन्य दवाइयों को बनाने में मदद मिली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक दवाइयों के निर्माण में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर ये हुआ कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने हमें निम्नलिखित तरीकों से संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में मदद किया हुआ है। चलिए अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। चलिए तो हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरक को समझते हैं। चलिए ये है जैव उर्वरक। दोस्तों
जैव उर्वरक को इंग्लिश में बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। तो जैव उर्वरक का उत्तर है कि जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ाकर पौधों और पेड़ों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इसमें जीवित जीव शामिल हैं जिनमें माइकोराइजियल कवक, नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया शामिल होते हैं। तो दोस्तों, जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से यदि हमारे पौधे उससे पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं और हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उन सूक्ष्म जीवों की वजह से, तो उसी को जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। इसमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं? वो होते हैं माइक्रोराइजियल कवक, नीली हरी शैवाल और बैक्टीरिया। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देने की कोशिश करें तो जैसे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, एनाबिना, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, राइजोबियम, जो दाल कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो जैव उर्वरक का काम करते हैं। ये सारे के सारे बैक्टीरिया या फंजाई ये मिट्टी में रहते हैं और हमारे फसलों को, हमारे पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो इसी को जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए, अगला क्वेश्चन है बैक्यूलोवायरसिस किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिए। बैक्यूलोवायरसिस किसे कहते हैं, बैक्यूलोवायरसिस क्या है। तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं कि बैक्यूलोवायरसिस क्या होता है। दोस्तों, बैक्यूलोवायरसिस कुछ स्पेशल टाइप के वायरस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बैक्यूलोवायरसिस, बैक्यूलोवायरस जो बैक्यूलोविरिडी परिवार से संबंधित हैं, डीएनए वायरस का एक समूह है। क्या है ये? डीएनए वायरस का एक समूह है, यानी ये ऐसे वायरस होते हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए वायरस का एक समूह है जो कीड़ों को संक्रमित करता है। ये वायरस बहुत छोटी छड़ के आकार की संरचनाएं हैं जो एक प्रोटीन कोट से बनी होती हैं जिसमें थोड़ी मात्रा में डीएनए होता है। इसकी सहायता से जीव वैज्ञानिक ऐसे कीटों को मारते हैं जो कृषि में हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, हमारी फसलों को बहुत सारे कीड़े मकोड़े नुकसान पहुंचाते हैं और किसानों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जैव वैज्ञानिकों ने, यानी बायोटेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने क्या किया है, बैक्यूलोवायरसिस के द्वारा, यानी कुछ वायरस का यूज़ करके उन कीड़े को मारने की कोशिश की, उन कीड़ों को मारा जाता है। तो दोस्तों, यदि कोई वायरस हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को मारता है तो उसी को बैक्यूलोवायरसिस कहा जाता है और इसका उपयोग आजकल कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो आप लोग, उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर समझ पाए होंगे कि बैक्यूलोवायरसिस क्या होता है। बैक्यूलोवायरसिस या बैक्यूलोवायरस बैक्यूलोविरिडी परिवार, वायरस का एक परिवार होता है बैक्यूलोविरिडी, उससे संबंधित होता है। इसमें डीएनए वायरस होता है। आप जानते होंगे कि वायरस में या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है। तो ये जो वायरस होते हैं उनमें केवल डीएनए पाया जाता है, आरएनए नहीं होता है। यानी डीएनए वायरस का एक समूह है जो कीड़ों को संक्रमित करता है। सभी कीड़ों को नहीं, ऐसे कीड़ों को जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में इन बैक्यूलोवायरस का यूज़ करके हम उन कीड़ों को संक्रमित कर देते हैं, फिर वो कीड़े मर जाते हैं और हमारी फसलों को नुकसान होने से बच जाता है। तो इसी प्रोसेस को बैक्यूलोवायरसिस कहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। जैसे ये आपके सामने आ गया, 5 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। चलिए अब जानते हैं 6 का क, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट लिखना होता है। 6 का क का पहला है पीसीआर और दूसरा है प्रतिबंध एंजाइम। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके जानते हैं कि पीसीआर क्या होता है और प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं पीसीआर को। चलिए दोस्तों, पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग आणविक जीव विज्ञान में एक निश्चित डीएनए खंड की कई प्रतियां बनाने में किया जाता है। यानी डीएनए की कई सारी कॉपी बनाने में हम पीसीआर का उपयोग करते हैं। यह तकनीक 1983 में एक अमेरिकी बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा विकसित की गई थी? 1983 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक कैरी मुलिस के द्वारा विकसित की गई थी। पीसीआर ने डीएनए के एक छोटे से खंड की लाखों प्रतियां उत्पन्न करना संभव बना दिया है। यह उपकरण आमतौर पर आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, पीसीआर एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक डीएनए की कई सारी कॉपी, कई सारी प्रतिलिपियां बना पाते हैं। इसी प्रोसेस को पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है, जिसको एक अमेरिकी बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस ने इसको विकसित किया था। चलिए पीसीआर का सिद्धांत समझते हैं। पीसीआर तकनीक डीएनए की एंजाइमेटिक प्रतिकृति पर आधारित है। पीसीआर में डीएनए के एक छोटे खंड को प्राइमर, मध्यस्थ एंजाइमों का उपयोग करके प्रवर्धित किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट डीएनए के पूरक डीएनए के नए स्ट्रैंड को संश्लेषित करता है। डीएनए पॉलीमरेज केवल पहले से मौजूद 3OH समूह में न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता है, इसलिए प्राइमर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार डीएनए पॉलीमरेज के 3' सिरे पर अधिक न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर होती कैसे है। देखिए इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे। मान लीजिए कि हमको इस डीएनए की ढेर सारी कॉपी तैयार करनी है। तो इसमें इस पीसीआर प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप होता है स्टेप फर्स्ट डीनेचुरिंग। इस डीएनए को लगभग 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख देते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो डीएनए के दोनों टेम्पलेट्स होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। तो डीएनए के दोनों टेम्पलेट्स को अलग करने की प्रोसेस को ही डीनेचुरिंग कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दोनों हेलिक्स इसके अलग हो गए। अब आते हैं स्टेप 2 पे, जिसको एनिलिंग कहा जाता है। 95 डिग्री सेल्सियस पे उसके हेलिक्स अलग हो चुके थे। अब उस डीएनए के दोनों हेलिक्स को 55 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है और यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स इसको दिए जाते हैं। और इसके थर्ड वाले सिरे पर, डीएनए के जो 5 से 3 वाला जो सिरा होता है, तीसरे वाले सिरे पर यहाँ पे एक ये प्राइमर आ जाता है। देखिए इसी तरह से इस तीसरे वाले सिरे पर भी एक प्राइमर आ गया है। ये प्राइमर क्या करते हैं, नए डीएनए के जो इसके जो अपोजिट जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ढेर सारे आ रहे हैं, जैसे टीटीपी, सीटीपी, एटीपी, जीटीपी, ये सब डीऑक्सी राइबोस टीटीपी, डीऑक्सी राइबोस सीटीपी, ये सब हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये इन प्राइमर्स की हेल्प से यहाँ पे आकर के कनेक्ट होते चले जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये प्राइमर है, ये आगे बढ़ रहा है और ये जो इसके अगेंस्ट जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर एडेनिन है, एडेनिन, तो इसके अगेंस्ट ये थाइमिन जा करके इसके अगेंस्ट यहाँ पे थाइमिन आके जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पे गुआनिन है तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे साइटोसिन आके जुड़ जाएगा। अगर साइटोसिन है तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट गुआनिन आके जुड़ जाएगा। अगर थाइमिन है तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे एडेनिन आके जुड़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी एडेनिन के अगेंस्ट थाइमिन, थाइमिन के अगेंस्ट एडेनिन, गुआनिन के अगेंस्ट साइटोसिन और साइटोसिन के अगेंस्ट गुआनिन। ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स यानी नाइट्रोजन क्षार जुड़ते चले जाते हैं और इस तरह से ये जो हेलिक्स होता है ये इधर की तरफ बढ़ता चला जाता है और ये वाला हेलिक्स इधर की तरफ बनता चला जाता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक हेलिक्स था इसके अगेंस्ट एक दूसरा हेलिक्स बन गया और इस वाले हेलिक्स के अगेंस्ट यहाँ पे एक दूसरा हेलिक्स बन गया। रिपीट साइकिल 20 to 40 टाइम्स, यानी हमारे एक डीएनए से यहाँ पे 2 डीएनए बन गए। अब इस 2 डीएनए को फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर इस 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी जितनी कॉपी हमको तैयार करनी होती है उतनी कॉपी हम इसकी तैयार कर लेते हैं। तो इसमें आपको ये देख पा रहे होंगे कि डीनेचुरिंग प्रोसेस स्टेप 2 और ये स्टेप 3 है सिंथेसाइजिंग प्रोसेस। 3 स्टेप होते हैं इसमें। स्टेप फर्स्ट को डीनेचुरिंग कहेंगे जिसमें इसके दोनों हेलिक्स अलग होते हैं। स्टेप 2 एनिलिंग कहते हैं। एनिलिंग में होता है इसके अगेंस्ट आकर के यहाँ पे प्राइमर जुड़ते हैं। और स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको कहते हैं सिंथेसाइजिंग, यानी इस डीएनए के अगेंस्ट
एक दूसरे हेलिक्स का फॉर्मेशन और इस डीएनए हेलिक्स के अगेंस्ट एक दूसरे हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है। इसी को सिंथेसाइजिंग कहा जाता है, यानी नए डीएनए का फॉर्मेशन। तो इस तरह से पीसीआर प्रोसेस से हम एक डीएनए से कई सारी डीएनए की कॉपी बना सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट नोट में इतना ही लिख देंगे, बहुत है। इसके बाद से उसी शॉर्ट नोट में एक और क्वेश्चन पूछा था और वो था प्रतिबंध एंजाइम, ये क्या होते हैं। तो दोस्तों प्रतिबंध एंजाइम एक डीएनए काटने वाला एंजाइम है। प्रतिबंध एंजाइम एक डीएनए को काटने वाला एंजाइम है, यानी ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के कहीं से भी किसी भी जगह से उसको काटने में काम आते हैं। इसको मॉलिक्यूलर या डीएनए की कैंची कहा जाता है। तो प्रतिबंध एंजाइम एक डीएनए काटने वाला एंजाइम है जो डीएनए में विशिष्ट साइटों को पहचानता है। कई प्रतिबंध एंजाइम अपनी पहचान स्थलों पर या उसके निकट क्रमबद्ध कटौती करते हैं। तो दोस्तों डीएनए के जिस खंड को हमको जहाँ से काटना होता है उसको काटने के लिए हम इस प्रतिबंध एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ये प्रतिबंध एंजाइम जनरली 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिबंध एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस और तीसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो 3 प्रकार के प्रतिबंध एंजाइम होते हैं। चलिए ये थोड़ा समझते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक डीएनए का हेलिक्स है, ये एक डीएनए का हेलिक्स है। इस डीएनए के हेलिक्स को अगर कहीं किनारे से कट करना होगा तो हम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं। किनारे से, जैसे अगर किनारे से किसी हिस्से को काटना है तो इसको एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाता है। इसी प्रकार से यदि हमको बीच में से कहीं से इस डीएनए को काटना है तो हम उसको काटने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इस डीएनए के किसी विशेष जगह से, स्पेशल जगह से अगर काटना होता है तो उसको काटने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रतिबंध एंजाइम होते हैं ये डीएनए के खंडों को विशेष जगहों से काटने में यूज़ किए जाते हैं। चलिए चलिए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, यानी बायोटेक्नोलॉजी का कृषि के फील्ड में क्या उपयोग होता है। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम समझते हैं कि क्या क्या उपयोग है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में क्या क्या महत्व है। तो पहला उपयोग है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम उन्नत किस्म की फसलों का उत्पादन कर लेते हैं। इसके अलावा अच्छी पैदावार फसलों के उत्पादन में भी हम इस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इस तरह से लंबे समय तक टिकने वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी हम आजकल बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि टमाटर आप देख पा रहे होंगे, आजकल टमाटर को हम बहुत दिनों तक रख पा रहे हैं, वो जल्दी सड़ नहीं रहा है। तो ये कैसे बना है, तो ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की उपयोग के द्वारा उसको बना पाए हैं। इसी तरह से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से स्वयं की सुरक्षा करने वाली फसलों के उत्पादन में कुछ फसल ऐसे होते हैं कि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा उसको खाता है तो वो फसल स्वयं उसको अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। जैसे कि बीटी कपास, बीटी कपास एक ऐसा पौधा है कि अगर वो कोई कीड़ा उसको खाने जा रहा है तो वो पौधा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। यानी जब बीटी कपास का कोई हिस्सा जब वो इंसेक्ट खा पाएगा तो उसके इंटेस्टाइन में जाकर के, उसकी आंत में जाकर के वो एक विष का काम करने लगता है और फिर वो कीड़े मर जाते हैं। तो इस तरह से ऐसी फसलों के निर्माण में हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को बचाने लायक पौधों के निर्माण में, पोषक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने वाले फसलों के उत्पादन में, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। उम्मीद है ये उत्तर आपको समझ में आया होगा। इसको और एक्सप्लेन करके आप लिख लेंगे एग्जाम में। चलिए अब जानते हैं अगला क्वेश्चन, और वो है परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों परजीवी जंतु यानी इसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स या प्लांट्स कहा जाता है। परजीवी जंतु, परजीवी जंतु का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिसमें हम किसी दूसरे जीव के डीएनए को
लगा करके उसके जीन को चेंज करके, और हमने अगर किसी दूसरी जीव का निर्माण कर लिया है, उसके किसी गुण में चेंज कर दिया है, तो ऐसे जीव जो नया वाला बना है उसको हम पारजीनी जीव कहते हैं। जैसे पारजीनी जीव ऐसे जीव होते हैं जिसमें किसी दूसरे जीव के जीन को डालकर इस जीव का निर्माण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए तो पारजीनी गाय यानी ट्रांसजेनिक गाय, पारजीनी बकरियाँ, पारजीनी भैंस, बीटी कपास, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टमाटर, ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो किसी दूसरे जीन को किसी दूसरे जीव के जीन में डाल करके इन लिविंग बींग्स को बनाया गया है। तो ऐसे जीव जिसमें किसी दूसरे जीव के जीन को डालकर इस जीव का निर्माण किया जाता है, तो इन्हें ही हम पारजेनी जीव या ट्रांसजेनिक जीव या इनको ट्रांसजेनिक जीव भी कहते हैं। ट्रांसजेनिक जीव। तो चलिए, ये उत्तर आपको शायद समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में अंतर स्पष्ट करना है, उत्पादन एवं अपघटन में और परजीविता और सहभोजिता में। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं, उत्पादन और अपघटन में क्या अंतर है। ये उत्पादन एवं अपघटन में अंतर। दोस्तों, किसी भी पारितंत्र में उत्पादक हरे पौधे होते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जो उस पूरे पारितंत्र के लिए भोजन का निर्माण कर रहे होते हैं। उत्पादक हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। अपघटक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु एवं कवक आते हैं जो मृत पौधों को और जंतुओं का अपघटन करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी पारितंत्र में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं, और जो छोटे मोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उनको अपघटित करते हैं उनको अपघटक कहा जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरा अंतर है, परजीविता और सहभोजिता में क्या अंतर है। तो परजीविता ये विषमपोषी जीव हैं जो अपने परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं। दोस्तों, परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर से अपना आहार प्राप्त करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसको कहते हैं परजीवी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें तो मच्छर एक परजीवी है, वो मनुष्य के शरीर पे जाता है, उससे उसका रक्त चूसता है और चला जाता है। तो इस तरह से मच्छर एक परजीवी है। लेकिन सहभोजिता क्या होता है, यह दो जीवों के बीच परस्पर संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न हानि न लाभ होता है। आम की शाखा पर अधिपादक के रूप में उगने वाला आर्किड। दोस्तों, परजीविता में एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, लेकिन सहभोजिता में एक को लाभ होता है लेकिन दूसरे को इससे न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है, तो इसे सहभोजिता कहते हैं। तो ये रहा पहला अंतर। और ये हम लोगों ने जाना उत्पादक और अपघटक में अंतर। तो चलिए अब इसकी तरह से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। तो दोस्तों, ये है आपका मनुष्य का नर जनन तंत्र। इसका जब वर्णन करना होगा तो इन चित्र को बना करके इसके सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करके लिखना है। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर पे आप हेडिंग डाल के लिखेंगे वृषण, पहले नंबर पे वृषण लिख देंगे, फिर दूसरा अधिवृषण, फिर मूत्र मार्ग, उसके बाद से शुक्रवाहिका, उसके बाद से प्रोस्टेट ग्रंथि, ये फिफ्थ नंबर पे लिख देंगे। उसके बाद से बस इतना अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में सिक्स डाल देंगे हेडिंग, 6 नंबर पे। इन सब हेडिंग्स को अलग अलग करके इनको एक्सप्लेन करके लिखना है, तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। दोस्तों, वृषण मनुष्य में एक जोड़ा होता है, ये वृषण कोष में बंद होता है और इसका मुख्य काम होता है कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और मेल के जो हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन्स, उसको रिलीज करता है। इसके अलावा इसमें एक कुंडली संरचना होती है जिसको अधिवृषण कहते हैं, जो वृषण से निकला होता है। वृषण से ले जाने वाली शुक्राणु को ले जाने वाली नलिका को शुक्रवाहिका कहते हैं। ये शुक्रवाहिका जाकर के एक जगह पे मिलती है जिसको यहाँ पे शुक्राशय बोला जाता है। यहीं पे प्रोस्टेट ग्रंथि जो है इससे अटैच होती है और ये एक कॉमन पाथ में खुलता है जिसको हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। इस मूत्रवाहिनी में मूत्र भी पास होता है और यहीं से स्पर्म भी पास होते हैं। और फिर ये जो शिश्न होता है, पेनिस, ये मनुष्य का एक मैथुन अंग होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जो हेल्प करता है फीमेल के अंदर स्पर्म्स को इंजेक्ट करने में। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव का सचित्र वर्णन। चलिए इसके बाद से
एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुष्पी पौधे में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझाना है। दोस्तों लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया जो होती है वो लघु बीजाणुधानी यानी परागकोश के अंदर होती है। ये परागकोश का चित्र है। इस परागकोश के अंदर परागकण के बनने की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, इसमें पहले परागकण के अंदर जो उसका केंद्रक होता है वो 2 केंद्रक में डिवाइड होता है, उसके बाद से टेट्राड बन जाते हैं और टेट्राड के बाद उसमें ये जो परागकण है ये एक एक परागकण है। टेट्राड में ये चारों जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ये सब एक एक अलग अलग परागकण हैं, परागकण। तो इस एक परागकण को दिखाया जा रहा है, माइक्रोस्पोर यानी परागकण को दिखाया जा रहा है। इसमें ये इसका केंद्रक है, ये इसका वैक्यूल है। तो इसका केंद्रक पहले 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। इसका जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो बाद में जाकर के लास्ट में 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है और ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ये बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से परागकण में नर युग्मक बनने की प्रक्रिया को ही फाइनली लघु बीजाणु जनन कहा जाता है और ये परागनली के द्वारा जनरेट होकर के, और जब ये फूल का वर्तिकाग्र है तो वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो मेल गैमेट निकल करके परागनली से होकर के और मादा के बीजांड में जाकर के अंडे से निषेचित हो जाता है। तो ये लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया हुई। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिक कोड बताना है और उसकी विशेषताओं को बताना है, यानी जेनेटिक कोड को बताना है। दोस्तों आनुवंशिक कोड एक जीन में निहित निर्देशों को संदर्भित करता है जो कोशिका को बताता है कि किसी एक विशिष्ट प्रोटीन कैसे बनाया जाए। प्रत्येक जीन का कोड डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड आधारों का उपयोग करता है, एडेनिन ए, साइटोसिन सी, गुआनिन जी और थायमिन टी। 3 अक्षर वाले कोडॉन को बताने के लिए विभिन्न तरीकों से जो निर्दिष्ट करते हैं कि किस अमीनो एसिड की आवश्यकता है प्रोटीन के भीतर स्थिति में। दोस्तों जेनेटिक कोड जैसे कि इस चित्र में देखिए, हरगोविंद खुराना और बाकी के वैज्ञानिकों ने ये एक जेनेटिक कोड बताया था। इन्होंने ये बताया था कि जो 3 अलग अलग नाइट्रोजन क्षार होते हैं उनका एक ट्रिपलेट कोड होता है, यानी त्रिक कोड होता है। उसी त्रिक कोड को ही जेनेटिक कोड कहा जाता है। और ये जेनेटिक कोड आपस में मिल करके पहले तो ये जो एक जेनेटिक कोड है ये एक अमीनो अम्ल को शो करते हैं, और जब ढेर सारे अमीनो अम्ल लाइन से जुड़ जाते हैं तो उसे प्रोटीन कहा जाता है। तो प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया में ये जेनेटिक कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें ये AUG नाम का जो होता है ये मैथियोनिन होता है और ये समारंभन कोडॉन होता है। इसी तरह से UAA, UAG, UGA ये स्टॉप कोडॉन होता है, यानी जो ट्रांसलेशन अनुवादन की प्रक्रिया होती है वहाँ पे जाकर के रुक जाती है, इसीलिए उसको स्टॉप कोडॉन कहते हैं। और AUG से शुरुआत होता है ट्रांसलेशन यानी अनुवादन, इसीलिए इसको स्टार्ट कोडॉन कहते हैं, समारंभन कोडॉन कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं जेनेटिक कोड की वो समझ लेते हैं। पहली विशेषता है कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है जो अमीनो अम्ल के कूट होते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि 3 न्यूक्लियोटाइड जैसे AUG ये 3 का ग्रुप होता है, इसीलिए इसको त्रिक कोड कहा जाता है। और एक ये त्रिक कोड किसी एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। इसकी दूसरी विशेषता होती है कि कोड विशिष्ट होते हैं, क्योंकि एक कोड केवल एक ही अमीनो अम्ल का कूट लेखन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ये जो त्रिक कोड होता है इससे केवल एक ही अमीनो एसिड्स को शो किया जा सकता है। ये नहीं कि AUG से कई सारे अमीनो एसिड्स को शो किया जा सके, ऐसा नहीं है। एक अमीनो एसिड का जो त्रिक कोड होता है वो केवल एक ही अमीनो एसिड्स को शो करता है। इसकी एक और विशेषता है कि AUG जिसको मैथियोनिन कहा जाता है इसको प्रारंभिक कोड कहते हैं, यानी यही अनुवादन की प्रक्रिया को शुरू करता है। प्रकट दूत RNA में एक साथ बिना रुके पढ़े जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे लाइन से हम लिखते चले जाएंगे और इसमें कहीं भी कॉमा या कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है, इनको लाइन से लिखते हुए चले जाते हैं। बस अंतर ये होता है कि इसमें 3 का एक ग्रुप होता है जो एक अमीनो एसिड्स को शो कर रहा होता है। तो ये हो गई जेनेटिक कोड की विशेषताएं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जैव विकास क्या होता है और पौधों का जैव विकास को बताना है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। वो है कि जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला आनुवंशिक परिवर्तन है। पृथ्वी के प्रारंभ से ही निम्न कोटि के जीवों का क्रमिक परिवर्तनों द्वारा निरंतर अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति वास्तविक रूप से जैव विकास ही है। जैव विकास के अनुसार पृथ्वी पर पहले की पूर्वज जातियों के जैव विकास के द्वारा ही नई नई जातियां उत्पन्न हुई और हो रही हैं।
दोस्तों जैव विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पहले से जो जातियाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं, वो अपना विकास कर रही होती हैं और लगातार विकास करते करते नई नई जातियों का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को जैव विकास कहा जाता है या इवोल्यूशन कहा जाता है। हमको इस प्रश्न में पौधों के विकास के बारे में समझाना है। जैसे इस चित्र में आप देखिए इरा 3 इरा में बांटा गया है, जैसे पैलोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा और सीनोजोइक इरा। इसमें भी ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये पैलोजोइक के एक इरा है। इसमें जनरली केवल अर्ली वैस्कुलर प्लांट्स अपीयर हो पाए थे, यानी ऐसे प्लांट्स छोटे मोटे बन पाए थे जिनमें वैस्कुलर प्लांट्स थे, यानी जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट्स थे। उसके बाद से जब मेसोजोइक इरा आया, उसमें ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस एज आया, इसमें ऐसे प्लांट्स का डेवलपमेंट हो गया, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स अपीयर अबाउट 130 मिलियन ईयर्स एगो। देखिए ये टाइम दिया हुआ है, यानी लगभग 252, 201, 145 मिलियन साल पहले ये सब प्लांट्स का फॉर्मेशन हो पाया। और जब लास्ट में सीनोजोइक इरा आया, यानी पैलोजीन, नियोजीन और क्वाटर्नरी एज आया, तो उसमें ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे, एंजियोस्पर्म्स, ये बन पाए। ये सारी ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं और ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, तो इनका डेवलपमेंट सबसे बाद में हुआ। तो इस तरह से जैव विकास के क्रम में हम ये देख पा रहे हैं कि सबसे पहले छोटे मोटे प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद से वैस्कुलर प्लांट्स बने और तब जाकर के प्लांट्स में और डेवलपमेंट होते होते फाइनली जाकर के ये जो सीनोजोइक इरा है, सीनोजोइक इरा जो 66 मिलियन ईयर एगो पहले स्टार्ट हुआ था, इसमें जाकर के जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स का फॉर्मेशन हो पाया। तो ये है पौधों का जैव विकास जो आपके प्रश्न में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे, और 9th क्वेश्चन है कि पौधों की जैव विविधता जंतुओं से कम होने के कारण। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है 9th में कि आखिर पूरी धरती पे जब जैव विविधता देखी गई तो उसमें पौधों की संख्या जंतुओं से कम क्यों होती है, ये पूछा गया कि आखिर जीवों में जब हम देखते हैं, जैसे ये देखिए क्वेश्चन है कि पादपों की जाति विविधता 22% और जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि पौधों की संख्या जंतुओं की संख्या से आखिर कम क्यों होती है। तो दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा आंसर है कि पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन जंतु तो इधर उधर चल फिर सकते हैं, इसीलिए वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। देखिए पहला है कि जंतुओं में अनुकूलन की क्षमता होती है, यानी जिस माहौल में वो रहते हैं उस माहौल के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। तो अनुकूलन की क्षमता पौधों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है जंतुओं में। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है, जिससे वो अपने आप को महसूस कर लेते हैं कि पर्यावरण में क्या हो रहा है, वातावरण में क्या हो रहा है। इसी तरह से प्राणियों में प्रचलन का गुण पाया जाता है, यानी प्राणी अगर कोई प्रतिकूल मौसम हुआ, प्रतिकूल स्थितियाँ हुई तो वहाँ से चल फिर के कहीं और चले जाते हैं, लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं कर पाते। इसी वजह से प्लांट्स ज़्यादा अनुकूलित नहीं हो पाते हैं, इसीलिए प्लांट्स की संख्या कम है और जंतुओं की संख्या ज़्यादा है। चलिए अब सबसे अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं कि जाति क्षति के क्या कारण है, यानी दुनिया में जितनी भी जातियाँ हैं जीवों की, कुछ जातियों की क्षति क्यों हो रही है। तो इसके उत्तरों को जानते हैं। जाति क्षति के जो मुख्य कारण हैं उसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है पेड़ों की कटाई। दोस्तों आपको पता है कि पेड़ पौधों पे सभी जीव जंतु डिपेंड करते हैं, तो पेड़ों की कटाई से उनकी जातियों में क्षति हो रही है। उसके अलावा प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है, प्रदूषण की वजह से भी पौधे या जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है। उसके अलावा शहरीकरण, यानी हम बहुत तेज़ी से शहरों का विकास कर रहे हैं, जिसके कारण से बहुत सारे जंगलों को, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, उसमें रहने वाले जीव जंतु मर रहे हैं। इसके अलावा बाढ़, अगर बाढ़ कहीं आ जाती है तो उससे भी ढेर सारी जीवों की क्षति हो जाती है। सूखे से भी जीवों की क्षति होती है। औद्योगिकरण, बहुत सारे इंडस्ट्री यानी उद्योगों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को काटने से जीव जंतुओं को मार दिया जा रहा है। उसके अलावा सह विलुप्तता, इसका मतलब होता है कि यदि एक जीव पर डिपेंड करने वाला दूसरा कोई जीव है और ये जीव अगर मर जाए तो उस पर डिपेंड करने वाला दूसरा जीव भी मर जाता है, इसको सह विलुप्तता कहते हैं। इसी तरह से संक्रामक रोग होने से जीवों की क्षति हो रही है। और अंतिम मुख्य कारण है विदेशी जातियों का आक्रमण। अगर किसी पारितंत्र में कोई विदेशी जाति आके निवास करने लगती है तो उसके आक्रमण की वजह से कई सारे जीव जातियों का मरने लगते हैं और वो पूरी की पूरी जाति क्षति हो जाती है, उसका नुकसान हो जाता है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये मॉडल पेपर पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप अच्छे से अपने बायोलॉजी के पेपर को दीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर किए रहिए। धन्यवाद।